जय भोलेनाथ। ये यात्रा, ये वीडियो आधारित रहेगी इस वर्ष की गई केदारनाथ यात्रा पर। जो आप ये सामने क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सीतापुर क्षेत्र की है। इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। ये यात्रा हमने शुरू की 6 जून 2023 को, और यात्रा के अंतर्गत मैं आपको एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि यात्रा सीतापुर से सवेरे 3 बजे इसलिए शुरू की गई क्योंकि जो भी आपने शुरुआती वीडियो देखा, यदि आप जितनी देर करते हैं वो लाइन सीतापुर से सोनप्रयाग तक की जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और वो लाइन आप जो देख रहे थे वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी थी। इसलिए हमने सवेरे 3 बजे अपना होटल छोड़ा और पैदल ही सोनप्रयाग की तरफ चल दिए। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको एक टोकन प्राप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से आप उस यात्रा को करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको सोनप्रयाग से टैक्सी करके जो कि गौरीकुंड जाना है, ये पड़ाव 5 किलोमीटर का रहेगा। इसके बाद आगे की जो यात्रा है वो पैदल ही तय करनी होगी। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहीं से जो पैदल यात्रा मार्ग है वो शुरू हो जाता है, और पैदल यात्रा मार्ग और घोड़े के मार्ग में थोड़ा सा अंतर रहेगा। ये जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ का है जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, लेकिन क्योंकि हमें यात्रा घोड़े से तय करनी थी, पिताजी साथ थे, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि पिताजी के साथ और अपने 2 परम मित्रों के साथ मुझे यात्रा करने का सौभाग्य मिला, तो इसलिए हमें घोड़ा करना था। और आप भी यदि घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़ा करने के लिए आपको वहाँ से थोड़ा सा आगे गौरीकुंड पार करके आना पड़ेगा। जो भी आप पतली पतली गलियाँ देख रहे थे वो गौरीकुंड के आसपास का ही क्षेत्र था। तो आगे आकर गौरीकुंड पार करने के बाद यहाँ का घोड़ा स्टैंड है, यहाँ से आपको घोड़ा बुक करना पड़ेगा। और प्रशासन की तरफ से सुविधा ये की गई है कि जो भी आप घोड़ा बुक करते हैं उसका आपको जो घोड़ा चलाने वाला है उसका एक तरह से आई कार्ड या रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। उसे आप अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ घोड़ा चालकों द्वारा लोगों को तंग किया जा रहा था कि वो छोड़कर लोगों को भाग भी सकते थे यदि आप उनका आई कार्ड अपने पास नहीं रखते हैं। तो जैसे जैसे यात्रा मार्ग आगे चला, अच्छा वैसे तो एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि इस यात्रा को घोड़े से करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ, यदि देखिए आयु में अधिक हैं या अस्वस्थ हैं तो फिर इस विकल्प का भी चयन किया जा सकता है, लेकिन आपको अगर लगता हो कि घोड़े की यात्रा आरामदायक होती होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बात करते करते हम यात्रा के पहले महत्वपूर्ण पड़ाव जो कि भीमबली है। हालांकि भीमबली भी पहला महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं है, इससे पहले एक जंगल चट्टी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर था, और ये भीमबली है, और भीमबली जंगल चट्टी से भी 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ रहने की भी कर रखी है, और ये जो सामने आप कैंटीन देख रहे हैं ये भी गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है, और यहाँ पर बहुत ही उचित दामों पर ये चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि की उपलब्धता कराई जा रही है। जबकि अन्य जगहों पर यहाँ मैं कह सकता हूँ सामान्य भाषा में कि लूट मचा रखी है। पानी की बोतल आपको 60-80 रुपये की मिल रही है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण जो आनंद है, देखिए मन में आप भोलेनाथ के प्रति एक आस्था रखते हैं तो निश्चित तौर पे वो भाव अपने आप इस यात्रा को और आसान, सरल, सुगम बना देता है। लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं, मंदाकिनी नदी का बहता हुआ जल, इसकी जो आवाज़ है, ये संगीत है, और ये जो सुंदर दृश्य, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आप यकीन मानिए सुंदरता और बढ़ती चली जाती है। इस यात्रा में आगे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, भीमबली के बाद रामबाड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये जो आप सामने पड़ाव देख रहे हैं ये संभवतः बड़ी और छोटी लिंचौली 2 पॉइंट और पड़ते हैं। ये जो अभी आपने पुल देखा ये रामबाड़ा का पुल था, और आपदा के समय पूरा क्षेत्र पूरे तरीके से तबाह हो गया था। प्रशासन ने बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से इस क्षेत्र को फिर से सही किया। और आगे हम चलते हैं तो आगे इससे पहले पड़ती है लिंचौली। लिंचौली के विषय में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लिंचौली 2 तरह की लिंचौली, एक बड़ी लिंचौली और एक छोटी लिंचौली। ये लिंचौली आप देख सकते हैं कैंप लिंचौली, और ये भी गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो इस यात्रा के अंतर्गत आप एक तो महत्वपूर्ण बात आप ये मान कर चलिए कि आपको यहाँ कहीं भी रुकने की, खाने की समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको सामान्य से अधिक पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन यदि आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम का ही मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उसके दाम भी उचित हैं और सुविधाएं भी। तो ये गढ़वाल मंडल विकास निगम की सारी सुविधाएं आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। जैसे जैसे आगे चले तो हम भी यात्रा का आनंद लेते।
वो आगे चल रहे थे। इस यात्रा के लिए मैं आपको एक और चीज़ महत्वपूर्ण कहूँगा कि आप देख सकते हैं वीडियो में सब ने लगभग रेन कोट पहन रखे हैं। तो यात्रा पर जो भी आप सामान साथ ले जा रहे हैं उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको अपने साथ जो रेन कोट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रखें। केदारनाथ जी में मौसम पल पल बदलता रहता है, यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, बारिश भी होती है, और बारिश तो यहाँ लगभग रोज़ ही होती है। और यदि आप इस यात्रा के दौरान चाहे पैदल है चाहे घोड़े पर, तो यदि आप एक बार भीग गए तो आपको कष्ट का सामना करना ही होगा। तो अच्छे सा रेन कोट और अच्छे से जूते आपके साथ रहें। कपड़ों को गर्म, अब जैसे आप देख सकते हैं अब हम इस समय पहुंच चुके हैं, ये बेस कैंप है यहाँ का। बड़ी छोटी लिंचौली के बाद आप छानी कैंप, उसके बाद रुद्र पॉइंट, और उसके बाद आप पहुँचते हैं बेस कैंप, जो कि मेन मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने साइड में खड़े होकर कुछ समय बिताया। उसके बाद बहुत सुहावना सा मौसम रहा, और लगभग पूरी यात्रा के दौरान फिर हमें सुहावना मौसम ही देखने को मिला। हालांकि जब हम कैंप में पहुँचे उसके बाद हमें बहुत तेज़ एक तूफान का सा सामना करना पड़ा, लेकिन हम कैंप में सुरक्षित थे तो कोई हमें कष्ट का सामना नहीं। लेकिन यदि आप उस समय यात्रा कर रहे हैं और आपके पास अच्छा रेन कोट नहीं है, या आपने गर्म कपड़े आपके पास उचित प्रकार के नहीं है, तो आपको ये यात्रा कष्टकारी भी हो सकती है। तो ये इस बात का बहुत जल्द आवश्यक ध्यान रखें। आगे चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा सरकार के द्वारा की गई है, और कई विभिन्न कंपनियों को यहाँ पर लगाया गया है अलग अलग। इसकी बुकिंग भी आप, इस बार प्रशासन ने बहुत ध्यान ये दिया कि IRCTC के माध्यम से इसका जो बुकिंग है, इसकी बुकिंग वो उपलब्ध हो पा रही थी। मैंने पूरा प्रयास करा लेकिन बुकिंग मुझे तो नहीं मिल पाई। यदि आप सौभाग्यशाली है तो भोलेनाथ की कृपा आप पर हो सकती है। तो हमने भी यहाँ खड़े होकर कुछ इस सुविधा को देखा कि किस प्रकार से लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। यदि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करते हैं तो काफ़ी सरल तो हो जाएगी। हालांकि लोगों के अपने अपने आकलन है, कोई इसे कहता है कि पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदायक है, और संभवतः निश्चित तौर पर है भी। लेकिन अब यात्रा के साथ साथ लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने हैं और सुविधाएं भी। अब आगे केदारनाथ पहुंचने के बाद जो बेस कैंप से थोड़ा सा आगे, यहीं हेलीकॉप्टर के सामने आपको अपना टोकन एक बार दोबारा अपना जनरेट कराना होता है, जो कि दर्शन के लिए। इसके बिना आप लाइन में ना लगे, आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मंदिर दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि उस समय से पहले या उस समय के बाद ही दर्शन करने की सोचें। और मैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पे ये सलाह दूंगा कि आप मंदिर दर्शन के लिए शाम का समय चुनें, उस समय भीड़ सुबह की अपेक्षा बहुत कम रहती है। ये हमारा कैंप था जो हमें रुकने के लिए मिला था। हमने अपनी बुकिंग पहले ही सारी करा दी थी, तो हमारे लिए यात्रा बुकिंग के स्तर पर, रहने के स्तर पर, खाने के स्तर पर काफ़ी आसान और आरामदायक रही। तो हमने शाम को, दिन में जब हम सवेरे पहुँचे तो 1 बज चुका था, और उसके बाद जब हम दोबारा लाइन में लगने के लिए गए तो उस समय लगभग 3:30-4 बज रहे थे। 4 बजे के बाद हम गए, क्योंकि लाइन लगनी शुरू हो गई थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी भगवान शिव का ही एक मंदिर है। इसके अंदर ओम का उच्चारण करने पर पानी के बुलबुले निकलते हैं। इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो लगभग 4 बजे के आसपास हम 4 सवा 4 बजे हम लाइन में लग गए। और लाइन में लगना मतलब, ईमानदारी से कहूँ, वही जो बात मैंने शुरू में गई, आप भोलेनाथ के प्रति आस्था रखते हैं तो ही इस यात्रा को करते हैं। लाइन में खड़े होकर मतलब मुझे तो कोई भी कष्ट महसूस नहीं हुआ, पर हर पल हर कदम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भोलेनाथ की तरफ चलता जा रहा हूँ। और सबसे फिर वही सौभाग्य है कि ये यात्रा पिताजी के साथ थी, तो मेरे लिए इस यात्रा का अपने आप में ही दुगना आनंद था। आप सोच कर देख रहे थे खूबसूरत वादियों में, जहाँ आपको हर पल मंदिर का एक एहसास, मंदिर के घंटे की आवाज़, भक्ति संगीत, पहाड़, प्रकृति, क्या नहीं है यहाँ पर। किस बात की चिंता, किस बात का कष्ट, सब छोड़ दो ना भोलेनाथ को। तो हम भी लाइन में लगे, अपना जय भोलेनाथ का उच्चारण करते रहे। एक और सुविधा है कि लाइन में खड़े खड़े होकर भी आप खाने पीने की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। लाइन में लगे ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हमने भगवान केदारनाथ के मंदिर के जो दर्शन है वो लाइन में लगने पर ही मतलब करने शुरू हो गए थे। पूरा जो कैंपस दिख रहा है, अब लाइन गोल चकोर घूम कर जो जा रही है, सीधा मंदिर परिसर की ओर जा रही है। एक और कष्ट की बात जो आगे मैं आपको बताऊंगा। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हमने मंदिर के आसपास ही, बिल्कुल मंदिर प्रांगण में ही, जो अन्य देवी देवताएं, प्रतिमाएं हैं, इनमें मैंने इस वीडियो को भी उचित समझा इसे बनाना कि लोग केवल दर्शन करके बाहर से निकल जाएं, तो इसलिए इन मूर्तियों के भी दर्शन करें। ये संभवतः जो मूर्ति मुकुट वाली है जी, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये धर्मराज युधिष्ठिर की हो सकती है। ये दोनों संत यहाँ बैठे थे और कुछ लोग इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। मैंने मंदिर को हर ओर से कवर करने का प्रयास किया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भीम शिला है। इस शिला के विषय में कहा जा सकता है, जब 2012 की आपदा आई तो उस समय इसी शिला के माध्यम से, भगवान कृपा से, ईश्वर कृपा से, ये मंदिर सुरक्षित रह पाया।
क्योंकि इस शिला ने उस जो बहाव था, जो बाढ़ थी, जो प्रलय थी, उसके जल स्तर को या जल के बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया, और जो पूरी मंदिर या जो बाढ़ थी वो मंदिर के दोनों ओर से निकल गई और मंदिर सुरक्षित रह गया। इसलिए लोगों ने इसे भीम शिला का नाम दिया। और आज मंदिर के दर्शन के पश्चात लोग इस शिला के दर्शन भी करते हैं और एक अजीब आनंद और अनुभव की प्राप्ति करते हैं। ये मंदिर परिसर में से पीछे बनाया गया केदारनाथ शिखर, जो कि 6,940 मीटर है, यह आपको हर समय ऐसा ही सफ़ेद दिखाई देगा, लेकिन कई बार यदि यहाँ बादल होते हैं तो आप इसके दर्शन नहीं कर सकते। तो ये ईश्वर की इच्छा भी है कि आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते। मंदिर दर्शन के पश्चात अब भूख लग चुकी थी, तो मंदिर के पास में ही ये हमने इस ढाबे पर या होटल या रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, यहाँ पर हमने अपने खाने पीने के लिए कुछ थाली ऑर्डर की। उसके बाद हम अपने कैंप आ गए। अगले दिन सुबह उठकर हमने इस यात्रा को वापस, अब वो आए घोड़े से, तो पिताजी ने बड़े मन से कहा कि नहीं, अब मैं घोड़े से नहीं जाऊँगा, अब हम यात्रा पैदल ही करेंगे। तो इस मंदिर में फिर पिताजी को, क्योंकि जाते टाइम पिताजी ने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, तो फिर मैंने पिताजी को भी बताया इस मंदिर का प्रभाव कि पापा, यहाँ पर भोलेनाथ बोलने से, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले निकलते हैं। मेरे पास जो वीडियो था, कैमरा था, उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें बोल रहा था तो इसमें बुलबुले दिखाई दे रहे थे। तो जय भोलेनाथ और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने पर यहाँ से पानी के बुलबुले को आप साफ देख सकते थे। इस हलचल का कारण क्या है, कोई दैवी शक्ति या कोई वैज्ञानिक परंपरा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो इसे व्यक्तिगत तौर पर भोलेनाथ की कृपा ही मान रहा हूँ। और इसके अंदर आप शिवलिंग जैसी आकृति भी देख सकते हैं, जो बिल्कुल केदारनाथ धाम जैसी थी। वापसी में आप देख सकते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप अच्छी क्वालिटी के जूते क्यों रखें साथ। आप देखिए, बारिश के कारण यहाँ कीचड़ इतनी अधिक हो जाती है, यदि आपके पास जूते अच्छे नहीं होंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। ग्लेशियर आपको पार करना है, कीचड़ में आपको चलना है, बर्फ़ में आपको चलना है। इस यात्रा के दौरान यात्रियों का उत्साह और जोश तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा को यदि आप पिकनिक समझ के करेंगे तो शायद आपको इस यात्रा में आनंद नहीं आएगा। आपको भोलेनाथ के प्रति आस्था और भोलेनाथ के प्रति समर्पण ही इस यात्रा को करने का आधार बनेगा। कल बहती नदी के साथ आप देख सकते हैं, जब हम वापस उतर रहे थे, तो ये जो अब घोड़े पर जाना और वापस पैदल आना, दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर ये रहा कि मतलब उतरने में हम जगहों के बारे में, उस चीज़ को आनंद अच्छे से ले सकते थे। अब जरा इस ट्रैक्टर को देखकर सोचिए कि वहाँ ऊपर पानी की बोतल पहुँचते पहुँचते क्यों 20 रुपये की बोतल 80 रुपये की हो जाती है। ये सामान पहुँचाने के लिए घोड़े खच्चर के अलावा इस तरह के ट्रैक्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि ये जो ट्रैक्टर खड़ा था इसे चलते हुए मैंने, क्योंकि इसका कोई पार्ट डैमेज हो गया था। वापस उतरते टाइम इस यात्रा में एक और चीज़ की, जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको उतराई मतलब चढ़ाई चढ़नी, और जब वापसी में है आप, तो आप उतराई। तो अपने पैरों को अच्छे से मजबूत कर लीजिए मन से। हमने भी पूरा, मतलब पिताजी ने बहुत साहस दिया, शायद मैं तो कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन पिताजी के साहस देने से हम इस यात्रा को आसानी से कर पाए। रास्ते में हमने वो नींबू पानी और ड्रिंक करने, मतलब जो पानी पीना, आप भी अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, पीने और पानी। बाकी रास्ते में ऐसे सुंदर नज़ारे, ऐसे सुंदर झरने, जो आप सामने देख रहे हैं रुद्र पॉइंट था। अब ये साथ में मंदाकिनी नदी, इसका जो जल का संगीत मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इस यात्रा को आसान और सरल बना रहा था। आपको यात्रा करते समय इन घोड़ों के साथ जब आप चल रहे हैं तो आपको अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि घोड़े वाले यहाँ के, उनकी मजबूरी को, व्यवस्था को, रास्ता एक ही है, तो उनकी प्राथमिकता जल्दी से जल्दी पहुँचने की है, तो वो आपके साथ मिसबिहेव भी कर सकते हैं। तो घोड़ों से आपको सावधानीपूर्वक इधर उधर बचकर चलना होगा। तो अपनी स्पीड अपना वो उनके अनुसार रखें। इसके अलावा घोड़े के अलावा आप देख सकते हैं पालकी और ये पिट्ठू की भी व्यवस्था है। इसे देखकर तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक व्यक्ति को उठाकर ले जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे घोड़े को भी ले जाना। तो उसी दिन हम शाम तक लगभग 6 बजे तक हमने यात्रा समाप्त कर आ चुके थे वापस जय गौरी। आज 9 जून 2023 को हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव, जो कि बद्रीनाथ धाम जी था, की शुरुआत हमने की पांडुकेश्वर से। रात को हम रुके थे यहाँ होटल कार्तिकेय, जिसकी विंडो से ये खूबसूरत दृश्य आपके सामने है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हम जाने के लिए तैयार थे, और आप देख सकते हैं कि ये होटल जो था वो मुख्य मार्ग पर ही, हाईवे पर स्थित था, और गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल के बिल्कुल अपोजिट था। यात्रा जैसे जैसे आगे चली, मतलब बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर में बहुत अधिक दूरी नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम बहुत अधिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के आसपास ठहरे हुए थे। चारों धाम में मैं कहूँगा सबसे सुगम यात्रा
यात्रियों के अनुसार अगर मैं कहूँ, चाहे आप उम्र दराज हो या आप बच्चे हो, आपके लिए सबसे सुखद यात्रा यदि किसी धाम की है तो बद्रीनाथ धाम है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान और सरल और सुलभ है। लगभग 10 बजे के आसपास हम मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर और हमारी पार्किंग के बीच में लगभग 500-600 मीटर की दूरी रही होगी, जो कि आसानी से पूरी की जा सकती है। जय बद्रीशाल। ये नीचे बहती माँ अलकनंदा। ये तप्तकुंड और पीछे बर्फीली वादियाँ। बेशक पार्किंग और मंदिर की दूरी 500-600 मीटर रही हो, लेकिन क्योंकि हम ये यात्रा पीक सीजन में कर रहे थे तो हमें मंदिर दर्शन के लिए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ा। लाइन में व्यवस्था ठीक ठाक थी क्योंकि ऊपर टीन शेड भी था और आसपास में खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। लगभग 1-1:15 बजे के आसपास हम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहूँगा कि लाइन में लगने में इतनी असुविधा नहीं थी। आप देख सकते सामने भीड़ कितनी अव्यवस्थित तरीके से, रास्ता बहुत छोटा था और उसके बावजूद यहाँ बहुत सारे लोगों को एक साथ अंदर भेजा जा रहा था। छोटे बच्चे या वृद्ध लोगों के लिए तो निश्चित तौर पर, इनफैक्ट मैं कहूँ मेरे लिए भी बहुत कष्टकारी रहा, तो थोड़ा व्यवस्था की ओर ध्यान देना होगा। मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर दर्शन के पश्चात हमने बाहर आकर थोड़ी एक राहत की सांस ली और एक अंदर सुकून भी था कि हमने भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए। तो इसलिए इसके बाद हम आसपास के मंदिर परिसर में ही रहे थोड़ी देर और आसपास के क्षेत्र को भी निहारा या कैप्चर किया आप कह सकते हैं। और मंदिर दर्शन के पश्चात हम चले गए माना गाँव के लिए। माना गाँव बद्रीनाथ जी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और इसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर भारत का पहला गांव कर दिया गया है। तो माना के विषय में मैं पूरा एक वीडियो इसको समर्पित करूंगा जिसमें माना और इसके महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करेंगे। आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देते रहते हैं, आपके सुझाव मेरे लिए स्वीकार्य होंगे। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आज हम अपने दूसरे धाम, जो कि गंगोत्री धाम था, की यात्रा पर थे। 4 जून 2023 को हमने सुबह 6 बजे अपना होटल उत्तरकाशी से छोड़ा और यात्रा पर आगे की ओर निकल पड़े। यहाँ आप देखेंगे पहाड़ों में दिन लंबा होता है तो सुबह 6 बजे भी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिन हो गया हो, लेकिन सुंदरता अपनी पराकाष्ठा पर होती है जब यहाँ आप मॉर्निंग सेशन देखते हैं। तो यात्रा के दौरान जैसे हम आगे चलते रहे तो रास्ते में कुछ पड़ाव भी लेने थे, कहीं रुकना भी था। उसी के अंतर्गत खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुंचे हिना नामक स्थान पर। यहाँ पर प्रशासन द्वारा यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल कैंप और साथ ही आपकी जो यात्रा पर्ची है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका वेरिफिकेशन भी होना था। ये एक आवश्यक कार्य है। यदि आप भी यात्रा पर जाएं तो जहां भी विभागीय नियम है, प्रशासन द्वारा जो नियम है, उनका पालन करें और अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहें। तो यहाँ जब हमने जांच कराया उसके बाद हम आगे बढ़े और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे साथी थे 38 साल के थे, लेकिन इनका बीपी उस समय यहाँ अधिक आ रहा था। डॉक्टर ने सलाह दी कि थोड़ा दवाइयाँ लेते रहे और अधिक वर्कआउट से बचे। जैसे जैसे आगे चल रहे थे तो आप देख सकते हैं कि मेरे अपना अनुसार व्यक्तिगत मेरा मानना है कि चारों धाम यात्रा के अंतर्गत यदि जो सबसे सर्वाधिक सुंदर स्थान में कहूँ यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, तो मुझे लगता है कि जो रास्ते की खूबसूरती है या सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता जिसे हम कहें, रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नदी किनारे बसे हुए गांव हों, तो गंगोत्री धाम की यात्रा सबसे सुंदर यात्राओं में से एक है। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं थे। उत्तरकाशी और गंगोत्री धाम में कोई बहुत अधिक दूरी नहीं थी। सफ़र केवल 2 से 3 घंटे का ही आप इसे मानकर चलिए यदि आप सामान्य दिनों में इसे करते हैं, क्योंकि यात्रा अभी अपने चरम पर थी या इस समय सबसे ज़्यादा यात्री पहुंच रहे थे, तो उसके कारण अभी थोड़ा सा लंबा समय यहाँ लग रहा था। नहीं, उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की यात्रा 3 घंटे के आसपास की आप मान के चलिए। 10:30 बजे के आसपास हम गंगोत्री धाम पार्किंग में पहुंच चुके थे। यहाँ से लगभग मंदिर तक की यात्रा जो थी वो लगभग 1 किलोमीटर से तो कम ही रही होगी। तो यहाँ कर भी हमने सबसे पहले अपने जो पर्ची है या अपना जो वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपको हर चारों धाम में इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो जिस भी धाम के दर्शन करने हैं उसके फाइनल दर्शन करने से पहले आपको अपना यात्रा टोकन लेना होगा, जो कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो हमने भी वो दर्शन टोकन प्राप्त कर हम आगे बढ़े और
इस समय क्योंकि मैंने आपको बताया यात्रियों की भीड़ अच्छी खासी संख्या थी, क्योंकि मैं आपको भी, यदि आप अपने साथ वृद्धजन को लेकर चल रहे हैं, अपने बड़े बड़े माता पिता को लेकर चल रहे हैं, यदि स्वास्थ्य कारणों से आप यात्रा को उचित समय पर करना चाहते हैं, तो आप मई और जून का ही मौसम देखिए। इस समय थोड़ी भीड़ अवश्य हो सकती है, लेकिन जो मौसम की आपदाएं जैसे भी आप देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है या फ्लड हो रही है या लैंडस्लाइड हो रही है, तो इस समय आप बचे रहते हैं। यात्रा में आगे चलते हम पहुंचे गंगोत्री धाम, और ये देख सकते हैं माता गंगा का पावन जल। हमने सबसे पहले यहाँ पहुंचकर सबसे पहले जल को आचमन किया, और उसके बाद हम दर्शन के लिए लाइन में लगने चले गए। यहाँ आकर हमें पता लगा कि लाइन सुबह यदि हम यहाँ बहुत सुबह पहुंचते तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब भी जो लाइन लगी थी उसके अंतर्गत भी हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे तो हमें यहाँ पर अब भी लगे दर्शन के लिए। लेकिन दर्शन करने के पश्चात जो असीम सुख प्राप्त होना था उससे आप सभी परिचित हैं। लाइन में आप देख सकते हैं प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्था करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई। उसके अंतर्गत हम यात्रीगण भी जिम्मेदार हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते। मंदिर परिसर में लाइन की उचित व्यवस्था बना रखी थी, जबकि बाहर अव्यवस्था थी। यहाँ पर पुलिस भी काफी अच्छी संख्या में मौजूद थी जो लाइन को समय समय पर सही करा रही थी। तो यहाँ पहुंचकर जब आप गंगोत्री धाम पहुंचते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जिसकी आप यात्रा कर रहे हो, जब वहां पहुंचते हैं तो आपकी थकान, आपके दुख दर्द कष्ट सब लगभग मानसिक रूप से आप उनसे दूर हो चुके होते हैं, और आपका पूरा ध्यान केवल और केवल उस धाम की ओर होता है, उस स्थान की ओर होता है जिसकी यात्रा पर आप आए हैं। तो हमने भी इस स्थान पर पहुंचकर बहुत एक असीम आनंद का अनुभव लिया, और मैं तो इस यात्रा को और भी अधिक अच्छा महसूस करूंगा, क्योंकि मैं ये यात्रा अपने पिताजी और दोस्तों के साथ कर रहा था। तो साथ बने रहिए, घूमते रहेंगे और भी कहीं। जय यमुना मैया। आज आपको लेकर चलते हैं चार धाम में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए। ये स्थान अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान पर स्थित है, और यहाँ तक पहुँचने की यात्रा आसान तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा हमने शुरू की 4 जून 2023 को। सुबह हम लगभग 7 बजे अपने होटल से निकले और यात्रा शुरू की। यात्रा का मार्ग जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा था, यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, ये सुंदर होता जा रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही हमें एक जगह दुबाटा मेडिकल, यहाँ पर हमारी मेडिकल जांच भी होनी थी और हमारा जो यात्रा पंजीकरण है उसकी भी जांच होनी थी। तो दोनों ही जांच हमने यहाँ करवाई और उसके बाद हम आगे की ओर चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद खरादी गांव में रास्ता रोक रखा था पुलिस प्रशासन ने, और हमें होटल वाले ने कल ही बता दिया था कि जो कल के यात्री निकले हैं वो अब तक वापस नहीं पहुंचे थे, तो रास्ता बंद है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो अच्छी खबर ये मिली कि यात्रा का लिए रास्ता खुलने वाला है। कुछ परेशानी थी, कुछ समस्या थी जिसे दूर कर लिया गया है और जल्दी उधर से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। तो इतनी बड़ी यात्रा, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा यदि आप सीजन में करते हैं तो कुछ जाम के लिए तो अवश्य तैयार रहें। और थोड़ी देर बाद हमारी यात्रा शुरू होगी। रास्ता हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, और लगभग 10:40 पर हम खरसाली पहुंच चुके थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खरसाली, ये वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से यमुना माता की यात्रा या यमुनोत्री धाम की यात्रा पैदल या घोड़े से शुरू की जाती है। वो पार्किंग से लिया गया दृश्य था। आपको जो पैदल यात्रा मार्ग है वहाँ तक पहुँचने के लिए, यदि आप घोड़ा या पालकी करना चाहते हैं तो भी वहाँ तक जाने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना होगा। तो हमने भी इस यात्रा को ऐसे ही करना शुरू किया, और ये ऊपर से नीचे की ओर आना होता है, तो हम नीचे ही आ रहे थे। और लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब यात्री के लिए क्या कहें कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत वृद्ध यात्रियों को भी हमने इस यात्रा को सफलतापूर्वक करते देखा। हमने यहाँ पर घोड़ा हायर किया और उसके लिए 1200 रुपये हमने प्रति व्यक्ति पे किए आने और जाने के लिए। तो यात्रा शुरू की हमने, लेकिन जैसे ही हम खरसाली पहुँचे थे तो एक अच्छी बात कहें या कैसी कह लें, ठंड तो थी यहाँ, ये बारिश शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमने अपने साथ अपने जो रेन कोट हम लेके गए थे उन्हें हमने तुरंत ही पहन लिया, और घोड़े पर भी इसी के साथ यात्रा को हमने तय किया। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप किसी बीमारी से, बीपी, शुगर या कोई भी सामान्य दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस यात्रा के दौरान आप अपनी दवाइयों को अवश्य ही साथ रखें। और यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर जो मेडिकल चेकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो वहाँ पर अपनी जाँच कराते रहें और अपनी दवाइयों का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा एक अच्छा सा रेन कोट और जूते भी आपके पास होने चाहिए। इसी क्रम में हम यात्रा में आगे बढ़े और पहला पड़ाव लिया, और
जैसे से आगे बढ़ते जा रहे थे तो ऊंचाइयों के साथ ही जो शुरुआत में बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही है वहाँ से बहुत दूर दिख रही थी, लेकिन हम धीरे धीरे इनके पास पहुँचने लगे थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और रही कि आपने सामान्यतः सड़कों के जाम देखे होंगे, लेकिन इस यात्रा पर जो कि केवल घोड़ों के लिए था, घोड़े और खच्चर ही इस यात्रा पे थे, पैदल यात्रियों के लिए एक अलग रास्ता प्रशासन द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर हमें अच्छे खासे जाम का सामना करना पड़ा और लगभग 1 से 1.5 घंटे में इसी जाम में बहुत रैंक कर धीरे धीरे आगे बढ़े। और चारों धाम यात्रा में हमने अपनी यात्रा की शुरुआत इसी धाम से की थी। और आप यकीन मानिए यात्रा में ईमानदारी से कहूँ तो कहीं से कहीं तक ये 6-6.5 किलोमीटर की यात्रा आसानी से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आपको अच्छे खासे दमखम की आवश्यकता होगी और इच्छा शक्ति तो सबसे पहले है। इच्छा शक्ति तो हमसे क्या नहीं करा सकती। जाम खुला तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर बाद हमें माता यमुना के जब दर्शन यहाँ से होने लग गए थे, यहाँ हमें घोड़े ने उतार दिया और अब आगे का लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमें पैदल ही तय करना था। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए ही रास्ता है, जिसमें बाज़ार की तरह इसमें बाज़ार ही बनाया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए। लेकिन हमने यात्रा सीजन में की तो बहुत भीड़ का हमें सामना करना पड़ा और प्रशासन कुल मिलाकर फेल नज़र आया। मंदिर के दौरान भी दर्शन के लिए भी आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत अधिक थी और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जीरो ही यहाँ कहा जाएगा। माता यमुना के दर्शन भीड़ के अनुसार मैं कहूँ तो बहुत अच्छे से ही हुए। आप भी इस दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए और माता यमुना की उस पावन प्रतिमा के दर्शन कीजिए जो वहाँ उस मंदिर परिसर में लगी हुई है, जिसके दर्शन के लिए आप लोग आतुर रहते हैं या हर साल या हमेशा इस यात्रा को करना चाहते हैं। तो सामने नीले जो वस्त्रों में यमुना मैया है। मंदिर दर्शन करके हम बाहर आए तो मंदिर परिसर में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। उसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में ही तप्त कुंड है, जिसमें यात्री स्नान करते हैं। गर्म पानी का एक कुंड अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। बाहर आकर हमने मंदिर परिसर की फ़ोटो और वीडियो ली तो अब तक और पूरे तरीके से हम थक चुके थे। तो बिल्कुल मंदिर परिसर के बराबर में एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने समोसा और चंद्रकला लोकल मिठाई का आनंद लिया और उसके बाद हम इस यात्रा को समाप्त कर वापस लौट आए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पुराने ज़माने का बनाया हुआ ब्रिज है। यहाँ से हम इसे पार करना बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ये 4:15 बजे करीब हमने दर्शन किए थे और लगभग 5:30-6 बजे तक हम मंदिर परिसर के आसपास ही रहे नाश्ता वगैरह करने में। और जो सामने दृश्य आप देख रहे हैं ये खरसाली के पास का ही है और हम लगभग 6:48, 6:40, 6:50 के आसपास हम खरसाली पहुंच चुके थे। इस मंदिर को जाते समय हम इसलिए नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर परिसर यहाँ, और यहाँ से पुनः उन बर्फीली वादियों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। तो वापस हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की लगभग 7 बजे। इस समय अब दिन सा निकल रहा है लेकिन इस समय यहाँ पर 7 बजे हुए हैं और रात को लगभग हम 9:45 पर अपनी यात्रा को समाप्त कर वापस अपने होटल RD रेजिडेंसी बड़कोट पहुँच चुके थे। तो यात्रा कुल मिलाकर एक शानदार सफ़र हमारे लिए यादगार रहा।